हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। ये है पार्ट 2 हमारे क्लाइमेट चैप्टर का। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लैंड एंड वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे हीटिंग में डिफरेंस आता है और उसकी वजह से एयर प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं जो कि मॉनसून लेकर के आते हैं। ठीक है, यानी कि रिवर्सल हो जाता है मॉनसून के डायरेक्शन में। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे एक रीजन हो सकता है क्लाइमेट कंडीशंस में डिफरेंस या वेरिएशन के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारे इंडिया का, क्या है, लॉन्ग कोस्ट लाइन है। और ये जो लार्ज कोस्ट लाइन है ना, इसका इक्वेबल क्लाइमेट होता है। ठीक है, इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ? काम, अनडिस्टर्ब, बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती इसके क्लाइमेटिक कंडीशन में। ठीक है, तो हमारे इंडिया का भी बहुत ज्यादा लार्ज कोस्ट लाइन है। वाटर बॉडी के पास वाला जो रीजन होता है, लैंड मास होता है, उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। ये जो कोस्टल एरियाज है, इसकी वजह से इसको हम कोस्ट लाइन कह रहे हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो क्लाइमेट होता है, ये बिल्कुल ही काम कंडीशंस होती है यहाँ पे। ठीक है, जो एरियाज इंटीरियर में है, ये तो आपका इक्वेबल क्लाइमेट हो गया, इधर कोस्ट लाइन वाला एरिया। अब जो एरियाज, जो रीजन्स इंडिया के लैंडलॉक एरिया में या फिर आप कह लो इंटीरियर में आते हैं, ठीक है, उनका सी की वजह से बहुत ही मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, और इन सब जगहों पे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। अब आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कर्नाटका का एग्जाम्पल ले लो और दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो। बहुत आप में से कुछ बैंगलोर गए होंगे, दिल्ली भी गए होंगे। दिल्ली और बैंगलोर का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट हर लोग एक बार चले ही जाते हैं, पता नहीं किसी रीजन से, है ना। तो अब बैंगलोर में क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा आपको वेरी करता हुआ नहीं दिखेगा। बहुत ही काम एंड सूदिंग टेम्परेचर होता है, काम एंड सूदिंग क्लाइमेट होता है। वहीं पे आप दिल्ली पे चले जाओ तो दिल्ली में आपको जो समर्स है वो भी एक्सट्रीम मिलेगा, विंटर्स भी आपको एक्सट्रीम मिलेगा। बारिश हो रही है तो बारिश ही हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप का टेम्परेचर यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होता है, जो भी सी के पास नहीं होगा और इंटीरियर में होगा कहीं पे, तो उसका सी की वजह से जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो मुंबई और जो कोंकण कोस्ट के लोग हैं, हार्डली कोई भी टेम्परेचर या फिर सीजनल वेदर में डिफरेंस फेस करते हैं। ठीक है, कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होता क्या है। लेकिन अगर आप चले जाओ दिल्ली, कानपुर, अमृतसर जैसे जगहों पे, तो आपको पता चलेगा कि सीजनल कॉन्ट्रास्ट वेदर का होता क्या है। ठीक है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, ये सारी चीजें। मुंबई, कोंकण कोस्ट, ये सारी जगह में क्या है, वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो इवनली रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, ये सारी चीजें नहीं होती है जैसे कि दिल्ली वगैरह में होती है। तो सी की वजह से डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस होने की वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या? जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओ वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हवा होती है वो पतली होती जाती है, थिन होती जाती है। तो इसीलिए आप जब माउंटेन वाले किसी एरियाज में जाते हो तो वहां पे जैसे वहां पे आप जाते हो तो आपको बिल्कुल ही सर्दी वहां पे लगती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है आप जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे। ठीक है, तो आगरा और दार्जिलिंग, ठीक है, दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे है, बट आगरा का जो टेम्परेचर है जनवरी के महीना में वो 16 डिग्री सेल्सियस है और दार्जिलिंग में वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है। तो सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद अमृतसर में 16 डिग्री सेल्सियस चल रहा है जनवरी का और दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ठीक है, क्योंकि दार्जिलिंग क्या है, हिली एरिया है, तो उसकी वजह से जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। फिर रिलीफ की बात करते हैं। अब किसी जगह पे माउंटेन होगा, किसी जगह पे प्लेन होगा, किसी जगह पे प्लेटू होगा, तो उसकी वजह से जो विंड का स्पीड है, एयर का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, विंड का डायरेक्शन है,
कितना रेनफॉल होगा, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। अब वेस्टर्न घाट्स का अगर आप एग्जांपल ले लो, ये आपका वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स का अगर आप एग्जांपल ले लो, तो जो विंडवर्ड साइड है, ठीक है, और असम का भी आप एग्जांपल ले लो, तो जो विंडवर्ड साइड है उसमें बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होती है। विंडवर्ड साइड में बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होगी जून से सितंबर वाले महीने में। लेकिन जो सदर्न प्लेटू वाला रीजन है वो ड्राई रहेगा, क्योंकि वो लीवर्ड साइड में आ जाता है वेस्टर्न घाट के। आप विंडवर्ड और लीवर्ड के बारे में डिफरेंस समझो पहले, है ना। तो जैसे आपके सामने ये पिक्चर है, ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, इधर बिल्कुल ग्रीनरी है और इधर बिल्कुल डेजर्ट लाइक कंडीशंस है, ड्राई, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो मॉइस्ट एयर है ये राइज करती है। अब चूंकि यहाँ पे एक क्लाइमेटिक डिवाइड है, तो सारा जितना भी क्लाउड है ये सारा बारिश कहाँ पे कर देगी, यहाँ पे कर देगी। इधर जो ये वाला एरिया है ये यहाँ पे आपका रेन शैडो एरिया आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपकी कोई बारिश नहीं होगी, क्योंकि सारी बारिश कहाँ पे हो गई, यहीं पे हो गई, ठीक है। तो ये वाला साइड आपका विंडवर्ड कहलाएगा, विंडवर्ड साइड, और ये वाला साइड आपका लीवर्ड साइड कहलाएगा, ठीक है, जहां पे बिल्कुल ड्राई कंडीशंस होंगी। ये चीज आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि विंडवर्ड साइड क्या होता है, लीवर्ड साइड क्या होता है। तो वेस्टर्न घाट का जो ये विंडवर्ड साइड है, इधर तो बहुत सारी बारिश हो जाती है, बट उसका जो ये लीवर्ड साइड है ना, ये अगर आप वेस्टर्न घाट समझ रहे हो तो विंडवर्ड साइड में बहुत बारिश अच्छी खासी हो रही है, लीवर्ड साइड में कुछ नहीं हो रहा और बिल्कुल ड्राई कंडीशंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया के लोकल क्लाइमेट के डिफरेंस को समझने के लिए हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझना होगा। क्या है वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि एयर प्रेशर और विंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझना होगा। अर्थ सरफेस पे जो एयर प्रेशर और विंड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझना होगा सबसे पहले। दूसरा, हमें अपर एयर सर्कुलेशन, जो कि ग्लोबल वेदर और इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम के कारण जो ये एयर सर्कुलेशन में चेंजेस होते हैं, इसको समझना होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये जेट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान से जब भी पढ़ाऊंगी आप ये ध्यान से समझना, ठीक है। थर्ड क्या है, जो आपका वेस्टर्न साइक्लोन्स आता है, इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन, जिसको कि हम विंटर सीजन में देखते हैं, और ट्रॉपिकल डिप्रेशंस जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड के टाइम पे आता है इंडिया में, जो कि वेदर कंडीशंस ऐसी क्रिएट करता है जो कि रेनफॉल के लिए फेवरेबल होगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए, कि हम जो भी ये डिफरेंस आ रहा है लोकल क्लाइमेट में इंडिया के, उसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स को समझने के लिए हमें विंटर और समर सीजन को रेफरेंस में रखना होगा और इनको हमें समझना होगा, ठीक है। तो विंटर सीजन में हम बात करते हैं वेदर के मैकेनिज्म की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सरफेस प्रेशर एंड विंड्स की। अब विंटर मंथ्स में आपको पता है कि जो वेदर कंडीशंस है इंडिया में, वो किस चीज पे इन्फ्लुएंस होती है, किस चीज से डिस्ट्रीब्यूशन उनका इफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का, ठीक है, सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में, ये आपका बहुत ज्यादा वेदर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज है, विंटर का टाइम चल रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है। कोल्ड का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर है। पहले मैं आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। अब समझो कि ये सपोज करो हॉट एयर है। अब गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, ठीक है, और कोल्ड हवा, ठंडी हवा हमेशा नीचे आती है। इस बात को याद रखना। अब सपोज करो मेरे पास कॉलम ऑफ एयर है, ठीक है, ये ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम हो गया,
ये सी कॉलम हो गया और ये डी कॉलम हो गया। सबसे ज्यादा जिसपे बर्डन है, जिसपे सबसे ज्यादा प्रेशर है, वो कौन सी हवा है? वो ए है। उससे कम बी पे है, सी पे उससे कम और डी पे कोई भी प्रेशर नहीं है। तो ए वाला जो हवा होगा उसको हम कह सकते हैं ये हाई प्रेशर में है, क्योंकि उसके ऊपर डी सी बी तीनों का प्रेशर है। और जो ये डी वाला हवा है ये लो प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि इस पे कोई भी प्रेशर नहीं है। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर तो आप समझ गए। तो जो गर्म हवा होगी वो हमेशा ऊपर रहेगी, यानी कि वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी, और जो ठंडी हवा होगी वो हमेशा डिसेंड करेगी, नीचे आएगी, यानी कि वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर मैं आपको हिमालयाज की बात कर रही थी विंटर के टाइम पे, तो हिमालयाज में कंडीशंस कैसी हैं? कोल्ड है। कोल्ड का मतलब क्या हुआ? हाई प्रेशर। समझ रहे हो बात को? कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये एक बार दिखा दे रही हूं सामने आपके, ये मैप है। किस जगह को सेंट्रल एशिया कहते हैं, किसको वेस्टर्न एशिया कहते हैं, सदर्न, ईस्टर्न, ये सब पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप पता रखो पहले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं किस किस रीजन्स की बात कर रही हूं। तो अब आप देखो कि जो नदर्न एशिया है, ठीक है, तो आप ये वाला मैप देखो, उस वाले में बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आता नहीं, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। अब आप देखो ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये आपका सेंट्रल एशिया कहलाता है। इधर वाला जो पूरा रीजन है ये ईस्टर्न एशिया कहलाता है। ऊपर वाला नॉर्दर्न एशिया, ये इंडिया और ये आपका पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब आपका सदर्न एशिया में पड़ता है। और इधर वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न एशिया में पड़ता है, और ये बाकी जो हो गए ये साउथ ईस्ट एशिया में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया है सारा कि कौन सा नदर्न एशिया है, कौन सा आपका सेंट्रल एशिया है। ठीक है, ये जो रेड लाइंस है ना, इसमें आप आइडेंटिफाई कर लेना। आप इसको पॉज करके और एक बार रेफर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया के प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस आता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। तो इस जगह और इस जगह के चेंजेस के कारण, प्रेशर के चेंजेस के कारण यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आती हैं। ठीक है, अब आप हिमालयाज का एग्जांपल देखो, ये हिमालयाज है। ठीक है, अब हिमालय का जो नदर्न पार्ट है, ये नदर्न पार्ट हो गया, ये सदर्न पार्ट हो गया। तो हिमालय का जो नदर्न पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएटेड रहती हैं विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और कोल्ड एंड चिलिंग वेदर कहां से आ रहा है? आर्कटिक वाले रीजन से। ठीक है, तो इस एरिया पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर है वो नॉर्थ से साउथ में फ्लो करती है। यहां तक समझ में आ गया? इंडिया का जो मेन सबकॉन्टिनेंट है वो यहीं से शुरू होता है। ये जो साउथ है, हिमालय का साउथ है, वहां से मेन शुरू होता है। तो इसके हाई प्रेशर होने की वजह से यहां पे आपका जो विंड आ रहा है, ये हिमालय के साउथ में या इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे पहुंच रहा है विंड। ठीक है, अब इस लाइन को आप देखो, जो सरफेस विंड है जो कि आपकी सेंट्रल एशिया से, ये हाई प्रेशर वाली विंड है, कहां से आ रही है? सेंट्रल एशिया से। ये इंडिया पे पहुंचती है कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। फिर से सुनना, जो सेंट्रल एशिया का हाई प्रेशर वाला जो सरफेस विंड है, ठीक है, वो इंडिया रीच करता है कैसा? इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया के हाई प्रेशर होने के कारण जो सरफेस विंड है वो कहां पहुंच रहा है? वो इंडिया में पहुंच रहा है एज अ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। ये समझ में आपको आना चाहिए। सरफेस विंड क्या होता है? सरफेस विंड यानी जो सरफेस, लैंड सरफेस के आसपास चलती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल एयर मास क्या होता है? तो कॉन्टिनेंटल एयर मास क्या होगा? इट इज अ वास्ट बॉडी ऑफ एयर
दैट फॉर्म्स ओवर द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में जो वास्ट बॉडी ऑफ एयर होगा उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल एयर मास। तो ये विंड कैसा है, यहां से जो विंड आ रहा है ये विंड कैसा है, ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो वो जो कॉन्टिनेंटल विंड है वो टकराती है ट्रेड विंड्स के साथ, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ट्रेड विंड्स, ये वाली, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे में इन सब के बारे में बताया है। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ईस्टर्लीज क्या होता है, वेस्टर्लीज क्या होता है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल विंड है ना, अभी जो मैंने आपको समझाया, वो टकराती है किसके साथ, ट्रेड विंड के साथ, ठीक है। तो सपोज करो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो ट्रेड विंड्स चल रही है, ये ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास आके इससे टकराती है। और कभी कभी ये जो विंड्स है ये ईस्टर्न पार्ट तक भी चली जाती है, यानी कि मिडिल गंगा वैली तक भी ये विंड्स आपको प्रिवेलेंट मिलती है। और जहां पे ये दोनों टकराती हैं, ट्रेड विंड्स जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, और जो आपका ये कॉन्टिनेंटल जो आपका विंड है, ये दोनों जहां पे टकराती है वहां पे टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहता है, बारिश वगैरह बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत अनस्टेबल वेदर कंडीशंस हो जाती हैं जहां पे ये दोनों टकरा रही हैं, ठीक है। तो वही चीज आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि ये जो कॉन्टिनेंटल विंड है ये आपकी ट्रेड विंड्स के साथ कांटेक्ट में आती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, और ये जो कांटेक्ट जोन है ये स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये फार ईस्ट तक भी चला जाता है, जैसे कि मिडिल गंगा वैली तक का अगर आप लोगे रेंज, तो मिडिल गंगा वैली तक भी चला जाता है इसका पोजीशन। इसकी वजह से क्या होता है, पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन है और जो नॉर्दर्न इंडिया है, मतलब इंडिया का या तो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन ले लो और नॉर्दर्न इंडिया ले लो, या फिर अप टू मिडिल गंगा वैली तक की अगर बात करो, ये ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कांटेक्ट में आ जाती है। ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट से आपकी आई थी, ठीक है। तो कभी कभी कहां तक चली जाती है, मिडिल गंगा वैली तक भी चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्थ वेस्टर्न या फिर नॉर्थ इंडिया में ये ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज समझ आया। फिर बात करेंगे जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की। अब जो ये सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये जो एयर सर्कुलेशन का पैटर्न हमने ऊपर देखा, ये जो देखा, ये सिर्फ लोअर लेवल में ही रहता है। ये लोअर लेवल में, अर्थ सरफेस के लोअर लेवल तक ही हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। पर अगर आप लोअर ट्रोपोस्फेयर की बात करते हो, लगभग 3 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ है तो यहां से अगर आप 3 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो एयर सर्कुलेशन का जो पैटर्न है वो इंटायरली डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो नीचे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस हो रहा है उसका कोई रोल नहीं होता है ऊपर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंजेस में, ठीक है। ऊपर में जो भी हवा का सर्कुलेशन है उसमें कोई रोल नहीं होता है नीचे के वेरिएशंस से। ऊपर का अपना ही सिस्टम है, नीचे का अपना ही सिस्टम है, ठीक है। पूरा जो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया है वो वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहता है, ठीक है। पूरा जो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया है वो वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहता है अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर 9 से 13 किलोमीटर तक अगर आप चले जाओ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पूरा एशिया सेंट्रल एंड वेस्टर्न आपके वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। ये है आपका वेस्टर्लीज,
अगर आपको दिख रहा हो तो ये वेस्टर्लीज है, ये वेस्टर्लीज है। तो पूरा जो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, वो आपके वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहता है। मैप दिखा देती हूं एक बार। इस वाले रीजन की मैं बात कर रही हूं, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया। ये आपके किसके इन्फ्लुएंस में है? वेस्टर्लीज के, वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया, ठीक है। और ये जो विंड्स हैं आपकी, ये एशियन कॉन्टिनेंट में ब्लो करती है, बहती है, ठीक है। हिमालयास के नॉर्थ में रफली पैरेलल अगर हम बात करें तिब्बतन हाईलैंड्स के, ठीक है। तो ये जो है इसको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, ठीक है। और जो तिब्बतन हाईलैंड्स है ना, वो एक बैरियर की तरह काम करता है इन द पाथ ऑफ दीज जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम्स जो है इनके लिए रुकावट का एक तरीके से काम करता है जो तिब्बतन हाईलैंड्स है। तो ये जो तिब्बतन हाईलैंड है, ये क्योंकि जेट स्ट्रीम के लिए एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, तो जेट स्ट्रीम जब इधर आती है तो वो दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि तिब्बतन हाईलैंड्स जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक ब्रांच जो इसकी है वो नॉर्थ ऑफ तिब्बतन हाईलैंड्स में ब्लो करती है, और जो सदर्न ब्रांच है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ब्लो करती है। तो एक नॉर्थवर्ड चली गई, एक ईस्टवर्ड चली गई, ठीक है। किसके? साउथ ऑफ द हिमालयास के। बात समझ में आ रही है कि तिब्बतन हाईलैंड्स की वजह से दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो गया। एक जो है आपका सदर्न ब्रांच जो है, एक ब्रांच आपका नॉर्थ ऑफ तिब्बतन हाईलैंड्स की तरफ ब्लो करने लगा, और दूसरा सदर्न ब्रांच ब्लोज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जो कि साउथ ऑफ हिमालयाज में है, ठीक है। मीन पोजीशन वगैरह ये सब जानने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो जेट स्ट्रीम का सदर्न ब्रांच है ना, इट एक्सरसाइजेज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन द विंटर वेदर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो विंटर का वेदर होगा ये सदर्न ब्रांच पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है, ये एंटर करता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेस्ट से एंड नॉर्थ वेस्ट से विंटर के महीने में। तो ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। तो इधर से और इधर से एंटर करता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विंटर के महीने में, ठीक है। और कहां पे ओरिजिनेट होता है? ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट करता है, ठीक है। मैं मेडिटेरेनियन सी दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन, ठीक है। आसपास के लोकेशंस का ध्यान रखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो ये यहां पे ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और ये इंडिया में जो एंटर करता है ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के हेल्प से करता है। मैंने अभी आपको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बताया था, तो ये उसकी ही मदद से इंडिया में एंटर करता है, ठीक है। तो रात के टाइम का टेम्परेचर जो हमारा इंक्रीज होता है, ये इसी का इंडिकेशन है कि ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं ये इंडिया में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां पे ओरिजिनेट करते हैं? ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट करते हैं और इंडियन ओशन में ओरिजिनेट करते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, इनकी विंड वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा बारिश लेकर के आते हैं और तमिलनाडु कोस्ट पे ये हिट करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रही हूं। और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्ट पे ये हिट करता है। मोस्ट ऑफ जो साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं नेचर में, क्योंकि इनकी विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन लेके आते हैं अपने साथ, ठीक है। आपने वेदर रिपोर्ट वगैरह टीवी पे काफी देखी होगी, तो ये उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की कुछ वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने देखा वीडियो में किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि उसकी विंड वेलोसिटी और बहुत हैवी रेनफॉल के कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और ये कहां पे हिट करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्ट पे,
ठीक है, तो हम अपना लेक्चर अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं आपको पार्ट 3 में मिलूंगी, जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन। विंटर की हमने बात कर ली है, अब हम समर सीजन की बात करेंगे, जिसमें हम वेदर के मैकेनिज्म को देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो लेसन में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें पोस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी इसको रिजॉल्व करने की। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।